हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 50 इडियम्स डिस्कस किए थे जो कि एनडीए, सीडीएस या फिर एफकेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एज वी नो कि आपके एग्जाम डेट्स बहुत ही नजदीक आ गए हैं, इसीलिए हम इन इडियम्स को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। अब देखो, आज हम आगे के जो हमारे 50 इडियम्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट इडियम। गो ऑन वाइल्ड गूस चेज। टू गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है? आप अपना टाइम बेसिकली वेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसी चीज अचीव करने में जो इम्पॉसिबल है, राइट? सी, टू वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू फाइंड, या फिर किसी ऐसे काम में अपना टाइम वेस्ट करना जिसका कोई जिसका कोई नतीजा नहीं है, विच इज फ्रूटलेस, राइट? जैसे व्यर्थ की खोज में समय गंवाना या फिर बेकार में काम करना। नाउ, आप इसे कब यूज कर सकते हैं? व्हेन समवन इज सेंट ऑन अ पॉइंटलेस या फ्रूटलेस सर्च। कोई ऐसा काम दे दिया गया विच इज फ्रूटलेस, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, कोई पॉइंट ही नहीं है ये काम करने का, राइट? वाइल्ड गूस क्या होते हैं? दिस इज अ गूस, ओके। तो अगर ये जंगली है और आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, क्या ये आपके हाथ में आएंगे? नहीं आएंगे, राइट? तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं विच इज इम्पॉसिबल, right? So you're wasting your time. For example, looking for his lost pen. Looking for his lost pen in the entire building was a wild goose chase. All right? चलिए, let's come to our next idiom. Good things come to those who wait. यानी पेशेंस का फल हमेशा अच्छा होता है, राइट? सब्र का फल मीठा होता है, या फिर धैर्य रखने वालों को अच्छे परिणाम मिलते हैं, यही बात हो रही है, राइट? आप कब इसे यूज कर सकते हैं? अगर कोई इंसान डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, उसे इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, तो आप उसको कह सकते हो कि नहीं, पेशेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल, तुम पेशेंट रहोगे तो शायद तुमको कुछ अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी इफ यू हैवंट सक्सीडेड येट, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, राइट? चलिए, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम। ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई। ही हैज बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि अरे उसके पास और भी जरूरी चीजें हैं, ही हैज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डील विथ, राइट? तब आप कहते हैं ही हैज बिगर फिश टू फ्राई, यानी उसके पास इससे भी महत्वपूर्ण काम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डोंट बॉदर हिम अबाउट दिस स्मॉल इशू, ही हैज बिगर फिश टू फ्राई। इस छोटी सी बात के लिए उसे परेशान मत करो, उसके पास और भी जरूरी काम है, ठीक है? चलो, लेट्स मूव ऑन। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? कई बार आप कहते हैं ना कि अरे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। शायद कोई बच्चा है जो अपनी मदर्स की अपीयरेंस उसकी सिमिलर होती है, या फिर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो उनके सिमिलर होते हैं। तो आप कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल अपने माँ पे गया है या बिल्कुल अपने फादर पे गया है। तब आप इस इडियम का यूज करेंगे, आप बोलेंगे ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी वो बिल्कुल उनके जैसा है, ठीक है? कब यूज करते हैं? when a child strongly resembles a parent in character, habits or abilities. कई बार उनके कैरेक्टर या पर्सनालिटी एक जैसी होती है, या कई बार फिजिकल अपीयरेंस फीचर्स एक जैसे होते हैं, तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज जस्ट एज हार्ड वर्किंग एज हिज फादर, ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्लियर है? चलो, लेट्स मूव ऑन। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देना, ठीक है? टू से और डू समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, कोई ऐसी चीज करना या कोई ऐसी चीज बोलना, समथिंग दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली राइट, ऑन द पॉइंट, ठीक है? यानी बिल्कुल सही बात करना या सही बात को पहचान लेना। कब आप इसे यूज करेंगे? जब कोई दूसरा इंसान कोई आंसर दे रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन बता रहा है, या फिर कोई क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है और वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप उसे कहेंगे यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड when you said that lack of practice was the main problem, यानी तुमने बिल्कुल सटीक बात की है, ठीक है? नाउ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब क्या होता है? देखिए,
अज्ञान में ही सुख है। अगर आपको कुछ चीज पता नहीं है, किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, सो दैट इज अ ब्लेसिंग, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि वर्ल्ड में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप उससे अनजान हैं, तो आप अपने ही बबल में रह रहे हो और यू आर हैप्पी लाइक दैट। लेकिन जब आपको दूसरी चीजों के बारे में पता चल जाता है, आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, राइट, तब हम कह सकते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी अज्ञानता ही सुख है, राइट। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। समटाइम्स इट इज बेटर to know about to not sorry it is better not to know about something because knowing it will make you worried or unhappy, right? For example, I didn't know about the problem, मुझे प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था, and perhaps ignorance is bliss, ठीक है। It ain't over till the fat lady sings, it ain't over till the fat lady sings, क्या मतलब होता है? A situation is not finished or decided until the very end. मतलब जब तक आप एंड को नहीं जान लेते, एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, तब तक वो सिचुएशन फिनिश्ड नहीं है या फाइनल नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, राइट। यानी अंत तक कुछ निश्चित नहीं होता, या फिर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, कहते हैं ना कि अभी तो खेल बाकी है, खेल खत्म नहीं हुआ है। So it ain't over till the fat lady sings. For example, we are behind by 10 points. हम 10 पॉइंट से पीछे हैं, ठीक है, तो शायद हम हार सकते हैं, बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है। So it ain't over till the fat lady sings. It takes one to know one, है ना। It takes one to know one. इसका मतलब क्या होता है? Someone who recognizes a particular quality in another person probably has the same quality themselves. कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, something like that, हिंदी में कहते हैं, right? Basically, जिसमें वो गुण है, वही सामने वाले में वो सिमिलर गुण पहचान सकता है। बच्चे जनरली आप देखेंगे, छोटे बच्चे जब वो खेलते हैं, तो अगर किसी एक ने दूसरे को पागल बोला, तो वो बोलेगा तुम पागल हो इसलिए तुमने मुझे पागल बोला। So it is similar to this idiom. It takes one to know one, right? तुम भी वैसे ही हो। For example, you are such a liar. तुम कितने बड़े झूठे हो, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? It takes one to know one. यानी तुम भी झूठे हो, इसलिए तुम दूसरे झूठे को पहचान पा रहे हो, right? So it takes one to know one. Clear है? चलो, It's a piece of cake. आई थिंक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इट्स अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, है ना। कोई ऐसी चीज जो बहुत आसान है, राइट, बहुत आसान काम है, बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, कहते हैं ना। देखो, फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, इट्स अ पीस ऑफ केक। टेस्ट के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान होगा, ओके। It's raining cats and dogs. It is raining cats and dogs का मतलब क्या होता है? Raining cats and dogs बड़ा ही weird सा ये idiom है। Raining cats and dogs का मतलब होता है कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, right? It is raining very heavily, बहुत तेज बारिश होना। For example, we can't go outside right now because it is raining cats and dogs. बाहर नहीं जा सकते, बहुत तेज बारिश हो रही है। It is raining cats and dogs. Next, costs an arm and a leg. अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज दिखती है, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप कहते हैं कि इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा है ये तो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, दैट लग्जरी कार कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, या फिर बहुत अधिक कीमत है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स बहुत महंगे होते हैं, जरूरत से ज्यादा महंगे होते हैं, सो वी कैन से दैट लग्जरी कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्लियर है? चलिए,
एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, बिल्कुल चुटकी बजाते ही काम करना कर देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई काम आप अगर तुरंत करते हैं या बिना तैयारी के तुरंत तैयार हो जाना, है ना, आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ग्रुप्स, जो फ्रेंड ग्रुप्स होता है, उसमें एक इंसान ऐसा जरूर होता है हु इज ऑलवेज रेडी टू गो ऑन ट्रिप्स, है ना, ट्रिप्स पे जाने के लिए वो हमेशा तैयार होता है। तो जैसे ही कोई दूसरा इंसान ये प्लान के बारे में बात करना स्टार्ट ही करता है, या फिर वो बोलता ही है कि अरे शायद हमें ट्रिप पे जाना चाहिए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैंड वो दूसरा दोस्त एकदम रेडी हो जाता है ना, विदाउट इवन थिंकिंग, बिना किसी प्रेपरेशन के भी वो जाने को तैयार हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं ही गॉट रेडी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तुरंत बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, इन एन इंस्टेंट। ठीक है, टू डू समथिंग इमीडिएटली एंड विदाउट नीडिंग टू प्लान बिफोर हैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स ट्रैवलिंग एंड विल लीव फॉर अ न्यू प्लेस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और वो बिना सोचे समझे इमीडिएटली कहीं भी चली जाएगी, है ना। शी विल लीव फॉर अ न्यू प्लेस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट, do unto others as you would have them do unto you। क्या मतलब होता है कि आप दूसरे से उसी तरीके से बिहेवियर रखें, उसी तरीके से बर्ताव करें जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ बिहेव करें, राइट। तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जैसा बिहेवियर आप खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, राइट। ट्रीट अदर पीपल इन द सेम फेयर। इन द सेम फेयर मतलब सही तरीके से, काइंड तरीके से, द वे दैट यू वुड वॉन्ट देम टू ट्रीट यू। ऐसे काइंड तरीके से, ऐसे अच्छे तरीके से जैसे आप चाहेंगे कि वो आपको ट्रीट करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज रिमेंबर टू डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू ऑन टू यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इडियम, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का मतलब क्या होता है? समय से पहले कई बार होता है ना, लोग अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया तो आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही आप कहते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल फर्स्ट आऊंगा इस बार, है ना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होंगे मेरे। तो आपका फ्रेंड कहता है अरे अरे वेट, रिजल्ट तो आने दो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, यानी अज्यूम मत करो समय से पहले कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब तक वो हो ना, जब तक वो चीज पॉसिबल ना हो जाए या एक्चुअली में वो हैपन ना हो, ठीक है, तब तक आप अज्यूम ना करें। काम पूरा होने से पहले सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। फॉर एग्जाम्पल, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। वेट until you receive the official confirmation। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है? देखिए, डोंट वेस्ट टाइम बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो चीज हो गई है उसके बारे में रिग्रेट करके कोई अच्छा तो होगा नहीं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ना कि समथिंग, चिड़िया चुग गई खेत, राइट। तो सिमिलर ईडियम है ये, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है, या बीती बात पर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, वी मिस्ड द बस बट देर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। बस तो ऑलरेडी हमने मिस कर दी है, तो अब इसको लेकर रिग्रेट करने का तो कोई फायदा है नहीं। लेट्स ट्राई टू कैच द नेक्स्ट वन। अगली बस लेते हैं। ठीक है, नाउ डोंट गिव अप योर डे जॉब। डोंट गिव अप योर डे जॉब का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू टेल समवन दैट दे आर नॉट वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी को बताने के लिए कि आप इस चीज पे बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, यानी तुम इस काम में बहुत अच्छे नहीं हो, या फिर इसे अपना पेशा मत बना लेना। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल,
कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, राइट? इन देयर हेड दे फील लाइक दे आर ग्रेट सिंगर्स, बहुत ही अच्छे सिंगर्स हैं, पर इन रियलिटी जब वो गाना स्टार्ट करते हैं तो उतना उनका उनकी आवाज शायद उतनी अच्छी नहीं होती, या गाने की जो स्किल है वो शायद उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं? डोंट गिव अप योर डे जॉब, यानी इसे तुम अपना पेशा मत बना लेना, या फिर तुम इसमें उतने भी अच्छे नहीं हो, डोंट गिव अप योर डे जॉब। ठीक है? कब यूज होता है? ह्यूमरसली होता है ना? फनी वे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तब होता है, या सरकास्टिक वे में अगर आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तब हो सकता है। ठीक है? जब कोई किसी की जो अटेम्प्ट है एट समथिंग इज पुअर, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बहुत अच्छे से गा के सुना रहा है, उसे लग रहा है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गा रहा हूँ, राइट? बट वो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सो दैट इज अ पुअर अटेम्प्ट, राइट? तो आप उसे ह्यूमरसली या सरकास्टिकली कह सकते हैं, दैट वॉज अ टेरिबल सिंगिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही बेकार सिंगिंग परफॉर्मेंस था। डोंट गिव अप योर डे जॉब, इसे अपना पेशा मत बना लेना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब क्या होता है? कि आप ज्यादा रिस्क ना लें। ठीक है? डोंट रिस्क एवरीथिंग बाय डिपेंडिंग ऑन ओनली वन प्लान, वन पर्सन या वन अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर होके रिस्क मत लेना। ठीक है? सारा जोखिम एक ही जगह ना लगाना, या फिर सभी साधन एक ही विकल्प पर निर्भर नहीं करना। ठीक है? आप इसे एज एन एडवाइस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अप्लाई टू सेवरल कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। कई लोग करते हैं कि सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई करते हैं, जो कॉलेज उनका फेवरेट होता है, बट हम उन्हें क्या कर सकते हैं? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारा रिस्क ऐसे मत लो, दो तीन और कॉलेजेस को बैकअप के लिए अप्लाई कर लो, राइट? डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये सिल्वर लाइनिंग क्या होती है? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कुछ ना कुछ होप जो है हर जगह छुपा होता है। देर इज समथिंग गुड और होपफुल इवन इन अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। खराब सिचुएशन में भी, बुरे सिचुएशन में भी थोड़ी बहुत होप तो होती है, राइट? हर बुरी परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, या फिर हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, सो देर इज होप, है ना? अब इसे आप कैसे यूज करेंगे? किसी को इनकरेज करना है, अगर सामने वाला थोड़ा नेगेटिव हो रहा है तो आप उसे इनकरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डेंट गेट द जॉब बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंटरव्यू। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मुझे जॉब तो नहीं मिली, पर इंटरव्यू से काफी सारी चीजें सीखने को मिली। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कुछ ना कुछ अच्छा इस पे छिपा होता है। समझ में आया? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार जब आपके साथ होता है तो आपको अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल जाता है, इन दैट सेंस, है ना? कि जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया वैसा ही व्यवहार खुद के साथ हो गया, तो उसे उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, है ना? उसे अपनी ही मेडिसिन का स्वाद उसने चख लिया, राइट? इन दैट सेंस, यानी टू एक्सपीरियंस द सेम अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर पीपल। दूसरों से जो आप खराब व्यवहार करते हैं वैसा सेम व्यवहार जब आपको पलट के आपको खुद मिलता है, तब इस इडियम को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरों का वो मजाक उड़ाता है, बट टुडे ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। आज उसे अपनी ही बातों का स्वाद मिल गया। क्यों? क्योंकि शायद किसी और ने उसका मजाक उड़ा दिया। क्लियर है? चलिए, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? किसी को आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, या उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, बिहेव सही से नहीं कर रहे, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं। टू डेलिबरेटली
sorry, to deliberately ignore or treat them in a unfriendly manner. किसी को आप अनफ्रेंडली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं, है ना। किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना या बेरुखी से व्यवहार करना, उसे हम कहते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एंग्री विथ मी, मुझसे गुस्सा थी वो, एंड गेव मी द कोल्ड शोल्डर ऑल डे, यानी पूरे दिन उसने मुझे इग्नोर किया है, बहुत बेरुखी से मुझसे बात की है ना। सो शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर ऑल डे। चलिए नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यहाँ पे कैट की इमेज क्यों है? व्हाई इज देयर अ कैट हियर? ओके, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, हम सब ने सुना है एक ही तीर से दो निशाने, सेम यहाँ पे है, ठीक है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू अचीव टू थिंग्स विथ अ सिंगल एक्शन, एक ही एक्शन के साथ आपको दो दो चीजें अचीव हो गई हैं, एक तीर से दो निशाने या एक काम से दो फायदे। I walked to the market. I walked to the market and exercised at the same time. I killed two birds with one stone. मैं चल के मार्केट गई कुछ सामान लेने, और इसी दौरान मेरी एक्सरसाइज भी हो गई चलते चलते, राइट। सो आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। नाउ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? अगर कोई सीक्रेट है ना, और आप उसे रिवील कर देते हैं, टू एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली रिवील अ सीक्रेट, या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हैं, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्टेड टू सरप्राइज हर, हमें उसे एक सरप्राइज देना था, बट राहुल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी राहुल ने सरप्राइज को रिवील कर दिया, जो सीक्रेट था वो सबके सामने बता दिया, राइट। सो राहुल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नाउ लिव एंड लर्न, क्या मतलब होता है? वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस, कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो यहाँ पे वही मीनिंग है कि आप जितना द लॉन्गर यू लिव द मोर मिस्टेक्स यू मेक एंड द मोर यू लर्न, है ना। जितना आप जिएंगे आप उतनी मिस्टेक्स करेंगे, और अपनी मिस्टेक्स से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे। तो अनुभव से कि ज्ञान की प्राप्ति करना या फिर गलतियों से सीखना। लिव एंड लर्न कब यूज करेंगे? अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या आप डिस्कवर करते हैं कोई ऐसी चीज जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको पता चली है, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं, तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन, मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया, बट लिव एंड लर्न मतलब अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। चलिए, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या होता है? लीप मतलब छलांग लगाना। तो इसका मतलब है कि आप जो अपने एक्शंस कर रहे हैं उसे सोच समझ कर करें, ठीक है। थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन और मेकिंग अ डिसीजन। कोई डिसीजन लेना है या कोई कदम उठाना है तो आप उसे सोच समझ कर करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्सेप्ट द ऑफर, डोंट एक्सेप्ट द ऑफर विदाउट रीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लुक बिफोर यू लीप, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ऑफर को एक्सेप्ट मत करना, लुक बिफोर यू लीप, सोच समझ कर काम करना। नेक्स्ट, ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? कि आप बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है, इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन वेयर वन मोर मिस्टेक कुड कॉज सीरियस ट्रबल, है ना। किसी ऐसे रिस्की सिचुएशन में होना जहां पे एक गलती का कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हो सकता है, आप किसी ट्रबल में हो सकते हैं, राइट। मुश्किल या जोखिम भरी स्थिति में होना, मुश्किल या जोखिम भरी स्थिति में होना या फिर खतरे की स्थिति में होना। यू हैव ऑलरेडी मिस्ड 2 डेडलाइंस, तुमने ऑलरेडी 2 डेडलाइन मिस कर दी है। यू आर ऑन थिन आइस विथ योर मैनेजर,
अब तुम अपने मैनेजर के साथ बहुत ही रिस्की सिचुएशन में हो, शायद अब वो तुम्हें फायर भी कर सकता है, तो कोई भी कदम उठाना तो सोच समझ के उठाना, राइट। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना यार, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, बहुत कम दिखाई देते हो, बहुत रेयर होती है ये चीज, बहुत ही रेयर अकरेंस है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयरली हो, है ना, वेरी रेयरली, बहुत कम, कभी कभार, या फिर बहुत ही दुर्लभ रूप से। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, यानी मैं फास्ट फूड कभी कभार, बहुत रेयर खाती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? टू आर्ग्यू द ऑपोजिट साइड ऑफ एन आइडिया, टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट और स्पार्क डिस्कशन। ठीक है, इवन इफ यू डोंट पर्सनली अग्री, यानी कुछ डिबेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप क्या कर रहे हैं कि आप ऑपोजिट साइड, आइडिया की जो ऑपोजिट साइड है उसको, उसके साइड से आप आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी जानबूझकर विरोधी पक्ष में दलील देना। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप उस पक्ष से सहमत हैं या उससे अग्री करते हैं विरोधी पक्ष से, बट बस इसीलिए कि आपको आर्ग्यू करने के लिए कुछ चाहिए, और आप उसको पर्सनली बेसिकली जानते नहीं है या अग्री नहीं करते हैं, बट यू जस्ट नीड समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, कुछ चाहिए आपको, तब हम कहते हैं ही इज प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड एक्सप्लेन वाई दिस प्लान माइट फेल। ठीक है, अब जब मीटिंग में सारे लोग सहमत हैं कि हाँ इस प्लान के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप क्या करते हैं, बस डिस्कशन को स्पार्क करने के लिए, है ना, कि कुछ ना कुछ बातें चलती रहे, कुछ ना कुछ डिस्कशन होता रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सिर्फ मजा लेने के लिए कुछ लोग करते हैं ना, सिर्फ मजा लेने के लिए आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट बातें करने लग जाते हैं। जब सब लोग एक चीज को लेकर सहमत हो गए हैं, अब आप ऑपोजिट बातें करेंगे, राइट। सो तब हम कहते हैं ही इज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस प्लान माइट फेल। यानी मैं अब ऑपोजिट पक्ष से बात करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्लान क्यों फेल होगा, जब सब सहमत हैं कि ये फेल नहीं होगा। क्लियर है? पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं, है ना, या टेम्पररीली रोक देते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्टिविटी है, कोई काम है, तो उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पुट समथिंग ऑन आइस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द कंपनी डिसाइडेड टू पुट द प्रोजेक्ट ऑन आइस। एक्सक्यूज मी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि अब इस प्रोजेक्ट को हम पोस्टपोन करेंगे। वन सेकेंड, हाँ, क्लियर है? रेन ऑन समवंस परेड। रेन ऑन समवंस परेड का मतलब क्या होता है? कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या कुछ काम हो रहा है और आप उसको क्या करें, जाके स्पॉइल कर दें, तब हम कहते हैं रेन ऑन समवंस परेड। तो स्पॉइल समवंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और प्लान्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रिप प्लान की फ्रेंड ग्रुप ने, ठीक है, सब लोग सहमत हैं, सब लोग ट्रिप पे जाने को रेडी हैं, सब लोगों ने प्लान स्टार्ट कर दिया है, बट ट्रिप पे जाने के 2 दिन पहले दो तीन लोग कहते हैं कि अरे यार वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट, है ना, हम लोग नहीं आ पाएंगे, प्लान कैंसिल कर दो। तो वो क्या हो रहा है, दे आर रेनिंग ऑन समवंस परेड, यानी मजा किरकिरा कर रहे हैं अब वो। ठीक है, किसी की खुशी या उत्साह पर पानी फेर देना। समझ में आया? जैसे, I don't want to rain on your parade, but the plan may not work. मैं तुम्हारे खुशियों पे पानी नहीं फेंकना चाहता, बट शायद ये प्लान काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग फॉर अ रेनी डे। सेविंग फॉर अ रेनी डे, all of us should save money for a rainy day, right? We should save for a rainy day। क्या मतलब होता है
कि जरूरत के समय के लिए या बुरे समय के लिए आपको सेविंग्स रखनी चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, सेविंग मनी फॉर अ फ्यूचर टाइम व्हेन यू मे नीड इट, यानी सेविंग्स करना, पैसे बचाना। क्यों? किसी रेनी डे के लिए। और यहाँ पे रेनी डे से हमारा क्या मतलब है? कोई जरूरत का समय। अब कोई नहीं जानता कि आगे किसको क्या जरूरत पड़ जाए, राइट? तो तब हम कहते हैं कि वी शुड सेव मनी फॉर अ रेनी डे। बुरे वक्त के लिए हमें पैसे बचा के रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी टू सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे बचा कर रखो। ठीक है, नेक्स्ट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये तो सबको पता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कंसिस्टेंट एंड पेशेंट एफर्ट, है ना? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप पेशेंट होने चाहिए। आपके एफर्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप जरूर ही सक्सीड होंगे, है ना, सफल होंगे। धीरे और लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। धीरे और लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है, यानी कंसिस्टेंट और पेशेंट एफर्ट इज मोर लाइकली टू लीड टू सक्सेस देन रशिंग। जल्दी जल्दी काम करना या जल्दी जल्दी किसी चीज को पूरा करना, उससे ये श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सीड करेंगे। पर अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट हैं, आप पेशेंट हैं, तो जरूर आप सक्सीड करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट फिनिशिंग फर्स्ट। पहले फिनिश करने की चिंता मत करना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। समझ में आया? नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग था ना, कि सीक्रेट रिवील कर दिया, वैसे ही ये स्पिल द बीन्स है। फॉर एग्जाम्पल, बीन्स का एक बैग है और आप उसी के बीच में कोई सीक्रेट छुपा है और आप उसे लेके कहीं जा रहे हैं और आपने गलती से गिरा दिया। अब गिराने के बाद वो सीक्रेट जो चीज है वो भी बाहर आ गई। अब वो तो सबने देख लिया, तो आपने क्या किया? सीक्रेट रिवील कर दिया। तो टू रिवील अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी राज खोल देना। कम ऑन, स्पिल द बीन्स, व्हाट हैपेंड एट द पार्टी। पार्टी में क्या हुआ, जल्दी बताओ, है ना? स्पिल द बीन्स, टेल अस द सीक्रेट। टेक अ रेन चेक। कहते हैं ना यार, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेट्स टेक अ रेन चेक। हमारे जो प्लान्स हैं इसे पोस्टपोन कर देते हैं, लेट्स टेक अ रेन चेक। ठीक है, टू पोस्टपोन एन इनविटेशन, प्लान और एक्टिविटी एंड अग्री टू डू इट एट अ लेटर टाइम। कोई प्लान है आपका, इनविटेशन है, पार्टी है या कुछ भी है, आपको मन नहीं है वहां जाने का या फॉर एनी रीजन आप कहते हैं कि चलो इसे पोस्टपोन कर लेना चाहिए, तो आप कहते हैं लेट्स टेक अ रेन चेक। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गो आउट टुनाइट, कैन आई टेक अ रेन चेक? यानी किसी कार्यक्रम को बाद के लिए टाल देना। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? टू नॉट कंप्लीटली बिलीव और टेक समथिंग टू सीरियसली। कहते हैं ना कि हर चीज को थोड़ी डाउट के साथ देखो, ऐसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना? तो टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी भी चीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, उसे थोड़ा सा डाउटफुल नजरिए से देखो। किसी बात को पूरी तरह सच मत मानो, है ना? You should take this advice with a grain of salt. You should take his advice with a grain of salt because he has no experience. उसके पास कोई experience नहीं है, तो blindly उसको trust मत करना, right? Next idiom, the ball is in your court. The ball is in your court का मतलब क्या होता है? कि अब जो डिसीजन लेना है वो तुम्हें लेना है, अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है डिसीजन लेने की। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन टू डू समथिंग। ठीक है, अब आप क्या करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मैंने सारी बातें रख दी हैं, अपना पक्ष रख दिया है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाएं। यानी द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द बेस्ट The best thing since sliced bread. The best thing since sliced bread का मतलब क्या होता है?
समथिंग कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट और वेरी यूजफुल इन्वेंशन और आइडिया। कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि बहुत ही यूजफुल होगी, बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है या बहुत ही अच्छा आइडिया है ना, तो हम क्या बोलते हैं, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी बहुत ही बेहतरीन या उपयोगी चीज है अब ये। ठीक है, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है किसी चीज की, किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई आइडिया दिया या कोई नई चीज इन्वेंट की, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। शी थिंक्स दिस न्यू ऐप, वो सोचती है, उसे लगता है कि ये जो नया ऐप है इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही हेल्पफुल चीज है। नेक्स्ट, द डेविल इज इन द डिटेल्स। द डेविल इज इन द डिटेल्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज शायद आपको ऊपर सतह से सरफेस लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगे, बट ध्यान से देखा जाए तो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। समथिंग मे सीम सिंपल एट फर्स्ट, है ना, पहले देखा जाए तो सिंपल लगेगी, बट छोटी छोटी डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स जो होती हैं, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स, वो बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है। छोटी छोटी बातों में ही असली समस्या छिपी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्लान लुक्स परफेक्ट, प्लान ऐसे तो परफेक्ट लग रहा है, बट द डेविल इज इन द डिटेल्स, यानी अब डिटेल्स में अगर देखा जाए तो शायद कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, The early bird gets the worm. The early bird gets the worm का मतलब क्या होता है? वर्म क्या होता है? ये वर्म्स है ना, चिड़िया क्या खाती है? वर्म्स ही खाती है। अर्थ वर्म, कैटरपिलर, ये सब क्या है? वर्म्स ही है ना। तो अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, मतलब जो लोग सुबह उठते हैं या जल्दी काम करते हैं, उनको बेटर चांस होता है सक्सेस का, है ना, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें जल्दी मिल सकता है ना। दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड, जो लोग समय से काम करते हैं या अर्ली काम करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड, जो जल्दी करता है उसे फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड द इंटरव्यू वेन्यू एन आवर अर्ली, मैं इंटरव्यू के वेन्यू पे 1 घंटा पहले पहुंच गई। वाई? बिकॉज द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, है ना, जो जल्दी काम करता है वो सक्सीड होता है। द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का यूज हम कब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारी फैमिली में बहुत ऐसा होता है, कई इंडियन फैमिलीज में या फिर इन जनरल फैमिलीज में ये होता है कि कोई प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, बट कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता या उसे इग्नोर करता है। वो प्रॉब्लम है, सबको पता है इस प्रॉब्लम के बारे में, बट उसके बारे में बात करने से लोग बचते हैं। तब हम बोलते हैं इट इज द एलिफेंट इन द रूम, है ना। अ मेजर और ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम जो कि ऑब्वियस है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बट इसको डिस्कस करना अवॉइड करते हैं, इसको डिस्कस करने से बचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन नोज द कंपनी इज लूजिंग मनी, सबको पता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, बट नो वन वॉन्ट्स टू डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, कोई भी इस एलिफेंट इन द रूम यानी इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहता। एक ऐसा इशू जिसके बारे में सबको पता है पर कोई उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, उसे इग्नोर कर रहा है, उस इशू को हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। समझ में आया? द होल 9 yards, द होल 9 yards का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग पॉसिबल, है ना, द कंप्लीट अमाउंट और फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज को पूरी हद तक करना, है ना, पूरी कोशिश करना, कहते हैं जितना कर सकते थे उतना कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आवर वेडिंग माई पेरेंट्स वेंट द होल 9 yards एंड अरेंज्ड एवरीथिंग परफेक्टली, हमारी वेडिंग के लिए मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हर एक कोशिश की, हर एक चीज जो पॉसिबल है सब कुछ पूरी तरीके से किया और सारी चीजें परफेक्टली हुई हैं। ठीक है, कब यूज करेंगे आप इसे?
when someone does or provides everything possible rather than doing the only part of something. For example, आप को कुछ काम दिया गया है और आप चाहते तो सिर्फ अपना पार्ट करके हट सकते थे, पर आप हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जितनी चीजें की जा सकती हैं आप करते हैं, आप पूरी तरीके से पूरे हद तक काम करते हैं, टू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। जितनी चीजें पॉसिबल हैं आप करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यू वेंट द होल 9 yards। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेडिंग में द पेरेंट्स वेंट द होल 9 yards। पेरेंट ने हर एक चीज जो पॉसिबल है वो की, है ना, पूरी तरीके से काम किया और सब चीज को अच्छे तरीके से अरेंज किया, हर एक चीज को। नेक्स्ट, देयर आर अदर फिश इन द सी। अदर फिश इन द सी का मतलब क्या होता है कि देयर आर अदर फिश इन द सी, यानी अभी तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फिश का मतलब हो जाता है ऑप्शंस। सो देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज और पीपल अवेलेबल। सो लूजिंग वन अपॉर्चुनिटी इज नॉट द एंड, है ना। तो हम क्या कहते हैं, कह रहे तुम्हारे पास अभी और भी ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, इस एक अपॉर्चुनिटी को खो दोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। देयर आर अदर फिश इन द सी, यानी एक अवसर खोने पर निराश ना होना, ये बोला जा रहा है। या और भी अवसर मौजूद हैं, ये बोला जा रहा है। कब यूज करोगे, जब शायद किसी ने कोई चीज खोई है, कोई अपॉर्चुनिटी खोई है, या कोई रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप खत्म हुई है, या फिर किसी चॉइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कि देर आर अदर फिश इन द सी, यानी तुमको आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और भी ऑप्शंस मिलेंगे। डोंट बी अपसेट अबाउट लूजिंग दैट जॉब। इस जॉब को लेके निराश मत हो, है ना, जॉब जो चली गई इसको लेके निराश मत हो। देर आर अदर फिश इन द सी, यानी तुम्हारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। नाउ there's a method to his madness। there's a method to his madness का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमें लग रहा है कि इलॉजिकल है, बट वो सोच समझ के की गई है। समथिंग, someone's actions may seem strange और crazy। लगेगा कि अरे सामने वाला बिल्कुल पागल है, क्या ही कर रहा है, क्या लॉजिक है इसका, ये जो कर रहा है ये बिल्कुल ही बेवकूफी भरा काम है। बट उसके पीछे एक एक्चुअल सेंसिबल रीजन या प्लान होता है। ठीक है, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं। कोई काम जब आपको अजीब लग रहा है, पर उस काम के पीछे एक पूरी योजना होती है, एक पूरा प्लान होता है, एक पूरा रीजन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हिज टीचिंग स्टाइल सीम्स अनयूजुअल। कभी वो बच्चों को खेलने ले जाता है, कभी ग्राउंड में ले जाता है, कभी जंगलों में ले जाता है एक्सपेरिमेंट्स कराने, है ना, या एक्सपेरिमेंट्स, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता है। तो काफी लोग क्या बोलते हैं कि अरे दिस इज वेरी अनयूजुअल, ये तो पागलों की तरह पढ़ाता है ना। तो तब हम कह सकते हैं कि हिज टीचिंग स्टाइल सीम्स अनयूजुअल, उसका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है लोगों से, बट देयर इज अ मेथड, देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस, यानी इसके पीछे भी एक प्लान है, एक उद्देश्य है, एक सोचा समझा प्लान है। ठीक है, देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। कहते हैं ना, कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। जो आप फ्री पढ़ते हैं हर जगह, वो फ्री नहीं होती है, वो सिर्फ कहने के लिए फ्री है। नथिंग इज ट्रूली फ्री। something is usually expected in return for what appears to be free। जो भी चीज आपको फ्री में मिल रही है, कुछ ना कुछ उसके रिटर्न में आपसे एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है ना। कुछ भी पूरी तरीके से मुफ्त नहीं होता, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल विथ दैट फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफर। Okay, be careful with that free investment offer। There is no such thing as a free lunch। ठीक है, no such thing as a free lunch मतलब कि कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। There has to be something expected from you, है ना। You can't have your cake and eat it too। क्या मतलब होता है, तुम्हारे पास अपना खुद का केक भी नहीं हो सकता और तुम उसको साथ साथ खाना भी चाहते हो। डजंट मेक सेंस, राइट।
मीनिंग देखो, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब एक ही टाइम पे दो चीजों का लाभ तुम नहीं उठा सकते, ठीक है। यू कैन नॉट हैव टू थिंग्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर यू कैन नॉट इंजॉय बोथ एडवांटेजेस एट द सेम टाइम व्हेन वन रिक्वायर्स गिविंग अप द अदर। अब देखो, कई बार होता है कि आपको, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब अगर आप चाहो कि बिना कुछ खोए आपको कुछ मिल जाए, तो क्या होगा? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, है ना। आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना कुछ खोए ही आपको चीजें मिल जाए। देखो, एक साथ दोनों फायदे नहीं मिल सकते, या फिर हर चीज एक साथ नहीं मिल सकती। किसी चीज को पाने के लिए किसी दूसरी चीज को लूज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, यू कांट वर्क फुल टाइम एंड अटेंड क्लासेस ऑल द डे। तुम फुल टाइम काम करने के साथ साथ क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, है ना। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। समझ में आया? यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नई बुक पढ़नी होती है या नई बुक खरीदनी होती है, हम कवर देख, सबसे पहले कवर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि शायद ये बुक अच्छी होगी, अगर कवर पसंद आता है तो हम बुक ले लेते हैं, राइट। जनरली लोग ये करते हैं। बट यू शुड नेवर एक्सक्यूज मी, यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। यानी उसे ऊपर से देख के जज नहीं करना चाहिए। किसी चीज को हमें अपीयरेंस देख के जज नहीं करना चाहिए, वो कैसी दिख रही है वैसे उसे देख कर हमें जज नहीं करना चाहिए, राइट। ही मे लुक क्वाइट एंड सीरियस, वो देखने में बड़ा शांत और सीरियस लगता है, बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी तुम उसे सिर्फ देख कर उस पे उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान होना भी बहुत खतरनाक है ना। Having only a small amount of knowledge about something can make a person overconfident and lead to mistakes. अगर आपको किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो आप, हो सकता है कि सामने वाला इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या फिर वो कुछ मिस्टेक कर दे, क्योंकि उसको उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, या फिर थोड़ा ज्ञान नुकसानदायक होता है ना। For example, he knows only a few things about computers, but but keeps but keeps giving everyone advice. कंप्यूटर के बारे में उसे थोड़ा बहुत ही पता है, बट सबको एडवाइस देते फिरता है। A little learning is a dangerous thing, है ना। अधूरा ज्ञान होना बहुत ही खतरनाक है। A snowball effect. A snowball effect का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं ना कि कोई एक चीज जो छोटी सी चीज से शुरू होती है, पर धीरे 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 ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, या बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अ सिचुएशन दैट स्टार्ट्स स्मॉल, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत छोटी सी है, पर धीरे धीरे बिकम्स बिगर एंड मोर सीरियस एज इट डेवलप्स। एक छोटी सी समस्या है जो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है ना, उसका प्रभाव बढ़ते जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिसिंग वन क्लास कैन हैव अ स्नोबॉल इफेक्ट इफ यू फॉल बिहाइंड इन योर स्टडीज। आपको लगेगा कि बस आपने एक छोटी सी क्लास ही तो मिस की है, बट आपके कितने सारे लेसन्स छूट गए। जब लेसन्स छूटे तो शायद आप उन्हें कवर नहीं कर पा रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे, बैकलॉग लग जाता है, बैकलॉग जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। एक क्लास छूटी है पर नोट्स आपके छूटते ही जा रहे हैं, छूटते ही जा रहे हैं, छूटते ही जा रहे हैं, तो दैट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट। एक छोटी सी क्लास छोड़ने की वजह से अब आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आपके बहुत सारे नोट्स इनकम्प्लीट रह गए हैं, है ना। और अब आप शायद एग्जाम में दूसरों से पीछे हैं, सो दैट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट। समझ में आया? अ snowball's chance in hell. अ snowball's chance in hell का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि ये चीज होने का तो चांस ही नहीं है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना। having almost no chance of succeeding or happening, बिल्कुल ना के बराबर संभावना हो किसी चीज की, ठीक है। जैसे, without
प्रॉपर प्रेपरेशन, सही प्रेपरेशन के बगैर, he doesn't have a snowball's chance in hell of passing the exam. बिना प्रेपरेशन के बगैर उसका थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि वो एग्जाम पास कर लेगा. सो ही डजंट हैव अ स्नोबॉल्स चांस. डजंट हैव अ स्नोबॉल्स चांस को ऐसे भी याद रखो कि हेल जो होता है ना, हेल को कैसे डिपिक्ट किया जाता है? हेल को डिपिक्ट करते हैं कि हेल में पूरी फायर होता है, राइट? नर्क में, हेल जिसको नर्क आप बोलते हैं, उसमें फायर होता है, उसमें सिर्फ आग होती है. उस आग में अगर आप एक स्नोबॉल को डालते हैं, बर्फ को डालते हैं, बर्फ के गोले को, तो क्या होगा? वो तो पिघल जाएगी, वो बचेगी ही नहीं, है ना? तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि देयर इज नो चांस कि ये चीज होएगी, है ना? इस चीज के होने की कोई संभावना ही नहीं है. नेक्स्ट, a stitch in time saves nine. A stitch in time, excuse me, a stitch in time saves nine का मतलब क्या होता है? Solving a problem early prevents it from becoming a bigger problem later. कहते हैं ना कि यार अगर एक छोटा सा छेद हो गया कपड़े में, है ना, और अगर आप उसे टाइम से नहीं सिल लेते तो वो छेद बड़ा होते जाएगा, राइट? तो अगर आप सही समय पे एक्ट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी. तो अगर आप, क्या बोला जा रहा है कि सही समय पे काम करोगे तो आपको, क्या कह सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम से प्रिवेंट हो जाओगे आप, है ना? प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे. अगर आप सही समय पे एक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं. यानी समय रहते उपाय करना बेहतर होता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर दैट लीकिंग पाइप नाउ. ये जो पाइप लीक कर रही है इसे ठीक करवा लो, रिपेयर करवा लो. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. यानी समय पे ठीक करा लोगे तो हो सकता है आगे पाइप टूट जाए, पानी की प्रॉब्लम हो जाए, तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, इससे बच सकते हो. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. क्लियर है? ओके, सो विद दिस हमने 50 इडियम्स कवर किए हैं जो कि सीडीएस, एनडीए एंड एफकैट एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे लिंक में आप पीडीएफ मांग सकते हैं, यू कैन कमेंट, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा. अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.